हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरमान और मैं आप सभी का यूनिक सक्सेस पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बायोलॉजी 12th क्लास का फुल सिलेबस वो भी हिंदी में कराने वाला हूं। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आपके 12th क्लास की बायोलॉजी में 16 चैप्टर हैं। पहली यूनिट का नाम है आपका जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके फ्रेंड्स, आपकी पहली यूनिट में 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। आपका दूसरा चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आपके तीसरे चैप्टर का नाम है मानव में जनन। आपके चौथे चैप्टर और जो कि इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है उसका नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। ओके फ्रेंड्स, आपकी पहली यूनिट जनन यानी रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर है आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन और तीसरा चैप्टर है आपका मानव में जनन और आपका चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। ओके फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस यूनिट का पहला चैप्टर जीवों में जनन। इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा और आपको इसके नोट्स मैं आपको PDF में डाल दूंगा। नीचे लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और PDF को डाउनलोड कीजिए, आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, हम पहले ये जानते हैं कि जनन क्या होता है। जनन मतलब रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने बायोलॉजी में किसी नाम के मीनिंग्स को ढंग से समझ लिया तो आपके लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि इसका मतलब क्या होगा? रिप्रोडक्शन। री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब बनाना, दोबारा बनाना। आपका पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं इसको हिंदी में बोलते हैं जीवों में जनन। आपके जो जीव हैं वो किस तरह से जनन करते हैं, जनन कितनी तरह का होता है और वो जीव किस किस तरह से जनन करते हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवन अवधि क्या होती है। जीवन अवधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पेन। जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन। किसी भी जीव की जीवन अवधि किसको कहा जाता है? किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के समय को जीवन अवधि कहते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी जीव के जन्म से लेकर, यानी कि कोई जीव जन्म आया
उसके उस टाइम से लेकर जब उसकी नेचुरल डेथ हो जाएगी, यानी कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी, जैसे कि उसकी खुद ब खुद मौत हो जाए, ऐसा नहीं कि कभी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए, वो उसकी प्राकृतिक मौत नहीं कहलाएगी। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। देखिए फ्रेंड्स, किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करती। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी जीव का आकार बड़ा है तो उसकी जीवन अवधि ज़्यादा होगी, या किसी जीव का आकार छोटा है तो उसकी जीवन अवधि कम होगी। ऐसा नहीं है। अगर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे आपके फसली पादप होते हैं, फसली पादप जो आपके फसल वगैरह होती है, जैसे कि गेहूं है, धान वगैरह हैं, इनकी जो लाइफ है, इनके लाइफ स्पेन है, इनकी जो जीवन अवधि है वो 4 से 6 माह होती है। आपके फसली पादप जो होते हैं उनकी जीवन अवधि 4 से 6 माह होती है। वहीं आपका गुलाब, आपका जो गुलाब का पौधा है उसकी जीवन अवधि 10 वर्ष तक होती है। आपके फसली पादप, आपकी जो फसल होती हैं वो, और आपका गुलाब, इनका साइज, इनका आकार लगभग बराबर होता है, लेकिन फिर भी इनकी जीवन अवधि में, लाइफ स्पेन में कितना बड़ा अंतर है। ये देखिए, फसली पादप है वो सिर्फ 4 से 6 माह तक, और जो आपके गुलाब का पौधा है वो लगभग 10 साल तक जीवन अवधि उसकी होती है। तो इसलिए ये कहा गया है कि जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर डिपेंड नहीं करती है। अगर किसी का आकार छोटा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका आकार छोटा है तो उसकी जीवन अवधि कम होगी, या किसी जीव का आकार बड़ा है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर उसका आकार बड़ा है तो उसकी जीवन अवधि ज़्यादा होगी। ये उसके आकार पर डिपेंड नहीं करती है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ पौधों की मैं लिखवा देता हूँ। कुछ पौधों की और जंतुओं की जीवन अवधि क्या है वो आपको याद रखनी है। कभी कभी आपके बहुविकल्प में ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपका फसली पादप हो गए 4 से 6 माह, उसके बाद आपका गुलाब हो गया 10 वर्ष, उसके बाद आपका आता है बरगद। आपका बरगद का पेड़, इसकी जीवन अवधि बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जीवन अवधि अप्रॉक्स 300 से 500 वर्ष तक होती है। आपके बरगद के पेड़ की जीवन अवधि 300 वर्ष से 500 वर्ष तक की होती है। और वहीं आपके केला, इसकी जीवन अवधि 25 वर्ष होती है। अगर हम अगर एनिमल्स में बात करें तो सबसे पहले हम मनुष्य की देखते हैं। मनुष्य की जीवन अवधि जो होती है वो अप्रॉक्स 100 वर्ष होती है। और वहीं आपका तोता, इसकी जीवन अवधि 150 वर्ष होती है।
ये देखिए, मनुष्य और तोते में कितना अंतर है। मनुष्य कितना बड़ा है फिर भी उसकी जीवन अवधि 100 वर्ष है, और तोता कितना छोटा होता है फिर भी उसकी जीवन अवधि 150 वर्ष है। इसलिए ये लाइन लिखी गई थी कि जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जनन, जिसके बारे में हमको पढ़ना है कि जनन क्या होता है। यही आपके चैप्टर का नाम था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है और वो किस तरह से होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे जनन, जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, मतलब रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? देखिए, कोई भी जीव, अगर हम बात करें कि कोई भी जीव जनन क्यों करता है, उसे जनन की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस संसार में जीव को अपना वजूद कायम रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए जनन करने की आवश्यकता होती है। अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो वो अपनी मृत्यु के बाद अपना वजूद इस दुनिया से गवा बैठेंगे, वो अपना वजूद इस दुनिया में कायम नहीं रख पाएंगे। अब मान लीजिए कि एक इंसान है, इंसान अगर जनन नहीं करे तो एक लिमिट के बाद, मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको कि मनुष्य की जो जीवन अवधि होती है वो 100 साल होती है, 100 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर उसने जनन नहीं किया तो उसकी नई संतान दुनिया में नहीं आएगी, और इस तरीके से जो होगा वो मनुष्य का वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इसीलिए जीवों को जनन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं कि जनन क्या होता है, और जनन होता क्या है? प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव उत्पन्न करता है, इस क्रिया को जनन कहते हैं। दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रत्येक जीव जो होता है वो अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। प्रत्येक जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। जैसे कि अगर कोई जानवर है तो वो जानवर को ही जन्मेगा, जैसे कि कोई अगर शेर है तो उसकी जो संतान होगी वो शेर ही होगी, और कोई अगर इंसान है तो उसकी संतान इंसान ही होगी। तो हम लिखते हैं इसमें प्रत्येक जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है। दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। फ्रेंड्स, समझ गए आप जनन क्या होता है? प्रत्येक जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है। दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि जनन क्या होता है, प्रत्येक जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है, इसके आगे थोड़ा सा और लिख दीजिएगा कि इस क्रिया को जनन कहते हैं।
और दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा कि जनन के प्रकार। आपने ये तो समझ ही लिया कि जनन होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि जनन कितनी तरह का होता है। जो जीव जनन करते हैं उनमें जनन कितनी तरह का होता है, यानी कि हमारा रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। अगला टॉपिक हमारा ये है। अगला टॉपिक है हमारा जनन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं आपको इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में आपको बताता रहूँगा। अगर आप इंग्लिश में इसको याद रखें तो बहुत बेहतर है। आपका जनन दो प्रकार का होता है, लिखेंगे इसमें जनन दो प्रकार का होता है। जो आपके जीव जनन करते हैं वो दो तरह से जनन करते हैं। किस किस तरह से? पहला है आपका नंबर 1 है आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। नंबर 2 है आपका लैंगिक जनन। ओके फ्रेंड्स, कोई भी जीव हो वो इन दो में से किसी एक तरह से जनन करेगा। ठीक है, या तो वो अलैंगिक जनन करेगा या फिर वो लैंगिक जनन करेगा। अलैंगिक जनन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो हम पहला पढ़ते हैं अपना अलैंगिक जनन। पहला है हमारा अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, इंग्लिश में इसको कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन क्या होता है, किस तरीके से जीव इसको करते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। जो आपका अलैंगिक जनन होगा उसमें सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होगी। इसमें एक ही जीव द्वारा संतान उत्पन्न की जा सकती है। इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है, इसे क्लोन कहते हैं। समझ गए फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन में एक ही जीव की आवश्यकता होगी। आपका जो अलैंगिक जनन होगा उसमें केवल एक ही जीव के द्वारा आपकी नई संतान उत्पन्न हो जाती है। इसमें एक ही जीव द्वारा संतान उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि ये पॉसिबल है कि इसमें एक ही जीव, ये संभव है कि इसमें एक ही जीव आपका नई संतान को उत्पन्न कर दे। और इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम आकार की, यानी कि उसका शरीर भी और उसके आनुवांशिक लक्षण भी बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स, अपने जनक की तरह होते हैं। इसीलिए जो आपका अलैंगिक जनन है उसमें जो संतान उत्पन्न होती है उसको हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसके अंदर अलैंगिक जनन में केवल एक ही
जीव की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही जीव से नई संतान उत्पन्न हो जाती है। इसमें एक ही जीव द्वारा नई संतान उत्पन्न हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन में एक ही जीव की आवश्यकता होगी और इसमें एक ही जीव द्वारा नई संतान उत्पन्न हो जाएगी। और इसमें जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? हूबहू अपने पेरेंट्स, अपने जनक जिससे वो जन्मी है, हूबहू सेम टू सेम दिखने में भी, और जो उसके आनुवांशिक लक्षण होंगे वो भी सेम टू सेम अपने जनक के समान होते हैं। आगे लिखेंगे संतान अपने, इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है। समान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ देखने में उसका शरीर अपने जनक के समान होगा, बल्कि उसका शरीर तो अपने जनक के समान होता ही है, उसके जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो भी अपने जनक के समान होते हैं। इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है। अपने जनक के समान होती है। और इसमें उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? इसमें उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब हूबहू फोटोकॉपी, जैसे कि हम जीरोक्स निकलवाते हैं, तो जब हम जीरोक्स निकलवाते हैं तो बिल्कुल हूबहू उसके जैसा आता है ना। इसी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में जो नई संतान बनती है वो हूबहू बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होती है, उसकी बिल्कुल जीरोक्स होती है। इसके लिए उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इसमें उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है ये? अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही जीव द्वारा नई संतान उत्पन्न हो जाती है। इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है और इसमें उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें उत्पन्न संतान अपने जीव के जैसी क्यों होती है वो आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको ये दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपको इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, वहाँ पर लिंक है, आप जाइए और डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? अलैंगिक जनन पढ़ लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन। नंबर 2 है हमारा लैंगिक जनन। नंबर 2 में हमको पढ़ना है लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
देखिए, अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? देखिए, अलैंगिक जनन में भिन्न भिन्न जीवों की आवश्यकता, भिन्न भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक है। यानी कि आपका जो अलैंगिक जनन था उसमें तो आपने क्या किया था, उसमें सिर्फ एक ही जनक द्वारा नई संतान उत्पन्न हो गई थी। लेकिन आपका जो लैंगिक जनन है इसमें भिन्न भिन्न जीव, यानी कि दोनों अपोजिट होने चाहिए, एक फीमेल और एक मेल, एक नर और एक मादा। इसमें दो भिन्न भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक है। जब तक इसमें दो भिन्न भिन्न जीव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे, तो आपका लैंगिक जनन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर लिखते हैं हम, इसमें नहीं, इसके अंदर लिखिए आप, लैंगिक जनन में दो भिन्न भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक है। दो भिन्न भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक है। इसमें नर तथा मादा दो भिन्न जीवों के सहयोग या मिलने से नई संतान उत्पन्न होती है। इसमें पैदा हुई संतान अपने जनक के समान नहीं होती। इसमें नर व मादा, इसमें जो जनक होंगे कौन होगा? एक नर होगा, एक मादा। भिन्न भिन्न का मतलब है अपोजिट होने चाहिए, एक नर हो तो दूसरा मादा। नर व मादा, नर व मादा जीवों के मिलने से नई संतान उत्पन्न होती है। नई संतान उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन में पैदा हुई संतान अपने जनक के समान नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। इसमें हमने पढ़ा कि लैंगिक जनन में दो भिन्न भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक है। इसमें नर व मादा जीवों के मिलने से नई संतान उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन में पैदा हुई संतान अपने जनक के समान नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए। ये तो हमने पढ़ा है शॉर्ट में कि अलैंगिक जनन क्या होता है, उसके बाद पढ़ा हमने लैंगिक जनन क्या होता है। इसके बाद अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या है, वो कितनी तरह का होता है और ये किस किस में होता है, उसके हम उदाहरण देखेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन किस में होता है, ये कितनी तरह का होता है और इसकी परिभाषा क्या है, डिटेल्स में पढ़ेंगे हम इसको मैं मिटा देता हूँ। और इसके नोट्स मैं फिर से बोलता हूँ आपको, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाइए और इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसी बेसिक तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ये हमने पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है। एक ही जीव द्वारा नया जीव, नई संतान उत्पन्न हो जाती है। इसमें एक ही जीव होगा और उस जीव से पहले क्या बनेगा? उस जीव से पहले उस जीव से ही क्या पहलेगा? युग्मक बनेगा। उस युग्मक से बनकर वो युग्मक आपका क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, और भ्रूण बनने के बाद वही आपके नई संतान के रूप में बन जाएगा। आपका जो अलैंगिक जनन होता है, मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका अमीबा है। अमीबा की कोई शेप निश्चित तो होती नहीं है, किसी भी तरह से हो सकता है। मान लीजिए ये आपका अमीबा है, ठीक है, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल्स यानी कि इसका डीएनए है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अगला आपका चैप्टर है उसी में हम पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहाँ पर आपका डीएनए के बारे में क्या, कौन आपका जेनेटिक मटेरियल्स होता है, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, किसने इसको खोजा, मनुष्य के अंदर या किसके अंदर डीएनए होता है, किसके अंदर आरएनए होता है, ये सब आपका डिटेल में अभी आगे आएगा। ये आपका अमीबा है। अब आपका अलैंगिक जनन जो होता है ना, हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ये कई तरह से होता है, बहुत तरह, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अमीबा में क्या होता है? अमीबा जो है ना, अमीबा के अंदर पहले जो उसका डीएनए है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल्स है, ये डबल हो जाएगा। ये अभी ये मान लीजिए ये एक सिंगल है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद क्या होता है? आपका ये बीच में से इस तरीके से सिकुड़ना शुरू होता है, और सिकड़कर ये इस तरीके से दो भागों में बट जाता है। इस तरीके से बटने के बाद जो इसका अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये जो डबल हुआ था, आधा एक भाग में चला जाता और आधा एक भाग में चला जाता, और फिर ये बीच में से टूट जाता है। इस तरीके से टूटकर ये नए जीव को बना देता है, बिना किसी दूसरे जीव की सहायता से। बिना किसी दूसरे जीव की सहायता से एक ही जीव से नया जीव बन जाएंगे, नए दो जीव बन जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। और इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने पेरेंट्स, अपने जनक के समान क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स जो होगा, वो जो डीएनए होगा, वो एक ही जीव का होगा, इसलिए वो अपने जनक के समान होती है। और आपका जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो डिफरेंट जीव होते हैं, जो अलग अलग, एक नर और एक मादा। तो जो दोनों से उनका जेनेटिक मटेरियल्स आता है, वो दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तब उससे नई संतान बनती है। इसलिए जो नई संतान बनती है उसमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं, दोनों जनकों की विशेषताएँ होती हैं, इसलिए वो अपने जनकों के समान नहीं होती। और ये अलैंगिक जनन में संतान होगी, ये अपने जनक के समान इसलिए होगी क्योंकि इसके अंदर एक ही जीव का जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है इसमें, वो एक ही जीव का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझ में आ गया आपको कि अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जो डीएनए आता है, जो आनुवांशिक पदार्थ आता है, वो आपका हूबहू अपने पेरेंट्स के समान होता है, अपने जनक के एक ही जनक का होता है। जो अलैंगिक जनन में जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा, जो आनुवांशिक पदार्थ होगा, वो एक ही जनक का होगा, इसलिए जो आपका अलैंगिक जनन में जो संतान होती है वो हूबहू अपने पेरेंट्स की जैसी होती है। और लैंगिक जनन में, अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो उसमें क्या होगा? देखिए, हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में क्या होता है? एक आपका नर होगा जनक और एक आपका मादा होगी, ठीक है। अब इसमें क्या बनेंगे? इनसे युग्मक बनेंगे। ये युग्मक क्या होते हैं? ये भी आगे आएगा। इनसे इसका युग्मक बना, ठीक है, एक मादा का युग्मक होगा, और इसमें जो युग्मक होते हैं वो आगुणित होते हैं। लेकिन आपका अलैंगिक जनन जो होता है उसमें जो युग्मक होंगे वो द्विगुणित होंगे। इसमें जो युग्मक होगा वो कैसा होगा? आगुणित। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। जो आगुणित होता है उसको हम ओनली एन लिखते हैं, और आपका जो द्विगुणित होता है उसको हम 2n लिखते हैं। अंडरस्टैंड? इसको लिखेंगे हम n, यानी कि आगुणित। और नर का भी और मादा दोनों के युग्मक कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं।
आगुणित आगुणित, ठीक है। अब देखिए इसका युग्मक है, इसका युग्मक है। आलैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, एक मादा होती है, एक नर होती है। अब मादा का युग्मक आएगा, नर का आपका जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के साथ जाकर फ्यूज करेगा, जिसको बोलते हैं हम निषेचन। जब नर का युग्मक मादा युग्मक के साथ जाकर मिल जाता है वो क्रिया आपकी कहलाती है निषेचन। ये इसके युग्मक मिलेंगे, ये n और एक ये n, कितना हो जाएगा ये 2n, और इनसे इनके युग्मकों के मिलने से बनता है युग्मनज। देखिए नाम ध्यान रखिएगा, युग्मक युग्मनज। युग्मनज जो होता है वो नर और मादा के जब युग्मक मिल जाते हैं उससे जो बनता है उसको बोलते हैं हम युग्मनज। इसको क्या बोलेंगे? युग्मनज, युग्मनज। और ये कैसा होता है? ये 2n यानी कि द्विगुणित होता है। और आपके जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? n यानी कि आगुणित होते हैं। अंडरस्टैंड? आपका ये युग्मनज बन गया। अब ये युग्मनज डेवलप होगा, वृद्धि करेगा, आपका भ्रूण बनेगा। भ्रूण जब वृद्धि करेगा तो उसी तरीके से आपका नई संतान बन जाएगी। अब देखिए इसमें जो करैक्टर आएंगे, ये अपने लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान क्यों नहीं होती है? आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें एक नर है, एक मादा है। इसमें जो युग्मक आ रहा है नर का भी आ रहा है, मादा का भी आ रहा है। अब जब ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, जब आपस में मिलेंगे तो इसके भी करैक्टर इसके अंदर होंगे, इसके भी करैक्टर इसके अंदर होंगे। जब दोनों के करैक्टर आपस में मिलेंगे तो कोई नया करैक्टर बनेगा, कोई नया करैक्टर बनेगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप कलर ले लीजिए, आप जब रेड कलर को वाइट कलर के साथ मिलाते हैं तो पिंक कलर बनता है। उसी टाइप से आप जब नर युग्मक को मादा युग्मक के साथ मिलाएंगे तो आपका कोई नया जीव बनेगा। ना ही तो वो अपने कुछ करैक्टर होंगे, जैसे कि कुछ करैक्टर नर के होंगे उसको कुछ करैक्टर उसके मादा के होंगे। हूबहू नहीं होने का, थोड़े करैक्टर उसके अंदर अपने नर के होंगे और थोड़े करैक्टर उसके अंदर मादा के होंगे। लेकिन आप हूबहू नहीं बोल सकते, जैसे कि अलैंगिक जनन में बिल्कुल हूबहू होता था अपने जनक के समान। लैंगिक जनन में इस तरह से नहीं होता। लैंगिक जनन में आधे करैक्टर तो वो अपने नर के रखेगा और आधे करैक्टर अपने मादा के होंगे। अंडरस्टैंड? ओके फ्रेंड्स, आज हम यहीं रखते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें हम पढ़ने के लिए जाएंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा जीवन अवधि क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा फिर जनन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने जनन के प्रकार पढ़े। जनन के प्रकार में हमने दो तरह का जनन पढ़ा। पहला पढ़ा आपका अलैंगिक जनन, दूसरा पढ़ा हमने लैंगिक जनन, ठीक है। उसकी छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी अगली क्लास में मैं कराऊँगा वो है आपका अलैंगिक जनन के प्रकार तथा उनके उदाहरण। यानी कि जो आपका अलैंगिक जनन होता है वो कितनी तरह का होता है और उसके क्या क्या उदाहरण है। मतलब किसमें, जैसे पादपों की बात की जाए, पादप यानी पौधों में कौन से पौधे में अलैंगिक जनन होता है या किस जीव में अलैंगिक जनन होता है, वो सब हम आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी, मतलब वीडियो में कोई कमी हो, कुछ भी हो तो वह आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे।